वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज चैप्टर 2 सिक्योरिटीज़ एंड इससे पहले मैंने तुम्हारे लिए चैप्टर 1 के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर तुम लोग पुराने वाले वीडियोस देख रहे हो जो मैंने 3-4 साल पहले बनाए थे, तुम उन वीडियोस को फॉलो ना करके तुम न्यू वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें वॉइस ऑडियो का मतलब एडिटिंग काफ़ी बेटर है देन बिफोर। तुम लोग भी अगर पुराने वीडियोस देख रहे हो तो तुम लोगों को मैं बोलूँगी कि न्यू वीडियोस फॉलो करो, मैं उसको अपलोड कर रही हूँ अभी। एंड दिस इज चैप्टर 2 विच इज सिक्योरिटीज़। तो इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या क्या पढ़ा था, आई होप तुमने वो वीडियो देख ही लिया होगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे कि इस एक्ट के अनुसार अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ों को हम सिक्योरिटीज़ कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। तो एक बात हमेशा याद रखो, जैसे सिक्योरिटीज़ जहाँ पे डील हो रही हैं तो डील होने के लिए भी नीड अ प्लेस, एंड जो प्लेस होता है उसी को हम लोग सिक्योरिटीज़ मार्केट कहते हैं। तो सिक्योरिटीज़ मार्केट एक ऐसी जगह होती है बेसिकली जहाँ पे बायर्स एंड सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है सिक्योरिटीज़ का, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज़ है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन वी कम टू रेगुलेटर, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है इसको रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से रेगुलेटर लगते हैं, कौन कौन इसको रेगुलेट करते हैं। जैसे हमारा घर होता है, घर में जब पेरेंट्स नहीं होते हैं तो भाई बहन कैसे उधम मचा देते हैं ना, तो मम्मी पापा जब घर में होते हैं तो वो घर को रेगुलेट करता है ताकि सब कुछ एकदम मैनेजमेंट जो चीज़ों का है वो सही से चलता रहे। और जब मम्मी पापा नहीं होते हैं तो आपने सब देखा होगा अपने को खुद को जब घर में रहते हो तुम, ठीक है। तो हु रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट, सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी होती है हमारे पास सेबी, तो हम सेबी को जानेंगे, सेबी के रोल देखेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे कि पार्टिसिपेंट कौन कौन होता है मार्केट में, ठीक है। तो अब हम आएंगे अपने सबसे पहले टॉपिक पे जो कि है कि व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटीज। तो भाई आपको सिक्योरिटीज से क्या समझ में आता है, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज एज पर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956। ये एक्ट आपको एज इट इज पता होना चाहिए, समझ गए। तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट में सिक्योरिटीज डिफाइन है। ये तुमसे 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, और मान लो अगर 2 मार्क्स में पूछता है सिक्योरिटीज तो वहां भी आपको ये लिखना पड़ेगा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 से जो हमारी सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन है वो निकलती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, शेयर्स होते हैं, शेयर्स की बात हम लोगों ने चैप्टर 1 में करी हुई है। बॉन्ड्स होते हैं, इसकी बात भी हुई है। स्क्रिप्ट्स होती हैं, स्टॉक्स होते हैं, और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती है, बिल्कुल ऐसी ही, ठीक है। किसी की भी हो सकती है, कोई इनकॉर्पोरेट कंपनी की, कोई बॉडी कॉर्पोरेट की, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है। ये सब कुछ हो सकता है। अब आते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब देखो कुछ चीजें अगर इस चैप्टर में मैं छोड़ दूं, जैसे मैंने इस चैप्टर की अभी इस टॉपिक की 2-3 लाइन नीचे की छोड़ दी, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उस चीज में कि अच्छा छोड़ दिया, फिर कमेंट में लिखोगे कि तुम तो छोड़ छोड़ के पढ़ाती हो। ऐसे मतलब ऐसे मत करो। मुझे पता है कि कितना तुम्हें पढ़ाना है, कितना तुम्हारे लिए मतलब जानना जरूरी है, कितना तुम्हारे लिए मार्क्स लाने के लिए और बेसिक नॉलेज के लिए जरूरी है, तो मैं उतना तुम्हें बता दूंगी, बाकी तुम खुद ही समझ जाओगे, ठीक है। और जितना मैं बता दूं, जितना मैं करा दूं, उतना भी तुम कर लोगे ना, तो तुम्हें मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ इस बात की कि तुम 100 में से 95 तो तुम्हारे कहीं नहीं गए। मतलब बस तुम्हें पूरे साल बस मुझे फॉलो कर लेना है, मेरे वीडियोस देख लेना है, जो मैं बोलूँ कि अच्छा पढ़ लो, हाईलाइट कर लो, रिवाइज कर लो, बस इतना कर लेना है। बाकी और कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब सिक्योरिटीज मार्केट जैसे एक मार्केट है तो उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली होता क्या है, ठीक है। अब मान लो तुमसे 1 मार्क में या 2 मार्क्स में यही पूछ लिया कि व्हाट इज सिक्योरिटीज मार्केट, तो ऐसे बता पाना जरूरी है तुम्हारे लिए कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। इट्स अ प्लेस, है ना, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज वहाँ पे वो आते हैं एंड कैन एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन टू परचेज एंड सेल शेयर्स, हो सकते हैं बॉन्ड, हो सकते हैं डिबेंचर, हो सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आ सकते हैं। बायर्स मतलब जो खरीद रहे हैं सिक्योरिटीज़ को, और जो सेलर्स हैं वो जो बेच रहे हैं सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। वो दोनों आपस में एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जहाँ पे जो बायर है वो क्या करेगा, वो फंड्स देगा, वो पैसे देगा, और जो सेलर है वो क्या देगा, वो अपनी सिक्योरिटीज़ दे देगा कि अच्छा लो तुमने मुझे पैसे दे दिए, अब ये सिक्योरिटीज़ तुम्हारी हो गई, ठीक है। तो और ये मतलब अब ये कैसे होता है, क्या ये एक्चुअली एक प्लेस है जहाँ पे सबको जाना पड़ता है या कैसे होता है, ये तुम्हें जो चैप्टर 3 है उसमें पता लगेगा। मतलब तो अभी तक तुम लोग वेट करो, बाकी अगर तुम्हें खुद पता है तो बात ठीक है। फर्दर उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक रोल हम कहते हैं कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो बेसिकली क्या है कि वो इनेबल करता है कॉर्पोरेट्स को इस लायक बनाता है कि अगर कॉर्पोरेट्स को कभी पैसे की जरूरत पड़ गई, है ना, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी कंपनी है, अगर उसे कभी ऐसा लगा कि भाई मुझे पैसे की जरूरत है फॉर देयर कंपनीज एंड बिजनेस वेंचर क्या होता है, ये मतलब
बेसिकली आप एक नया बिजनेस खोल रहे हो, नया कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ नया आपने स्टार्ट किया फॉर द कंपनी। जैसे मैंने तुम लोगों को चैप्टर 1 में बताई थी ये वाली बात कि शेयर बेसिकली क्यों इशू कर रहा है बंदा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अच्छा मेरे पास थोड़े पैसे कम है ना, रिसोर्सेज रेज करने के लिए कि अच्छा ठीक है आप मेरे से हिस्सेदारी ले लो, आप मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दोगे तो मैं अपना बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करूंगा। और मुझे कहीं ना कहीं खुद में बिलीव है कि भाई अगर मैं ये बिजनेस एक्सपैंड करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और इसी प्रॉफिट का कुछ कुछ पार्ट मैं, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, जितने उन्होंने पार्टनरशिप मेरे अंदर की होगी मेरी कंपनी में, उसके परसेंटेज के प्रोपोर्शन में मैं उनको प्रॉफिट जो है वो दे दूंगा। और वो प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, कैसे होता है, ये सब हम लोग देखते रहेंगे आगे। आई होप कि ये चैप्टर 1 में कहीं ना कहीं टर्म आई थी जिसकी बात हुई है, बट अगर ठीक है नहीं भी हुई तो हम लोग बाद में बात करेंगे इस बारे में। पब्लिक इशू निकलता है जिससे जो कंपनीज होती हैं वो अपने सिक्योरिटीज को इशू कर पाती हैं यहाँ पे आके। अगर सिक्योरिटीज मार्केट नहीं होता तो कंपनीज कहाँ इशू करती है ना, और जो लोग हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए कहाँ अपना पैसा लगाते हैं। तो सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, एक जगह ऐसी प्रोवाइड कर देती है जहाँ पे कोई कंपनी आ सकती है रिसोर्सेज को रेज करने का। तो ये जो चीज़ है ना, रेज रिसोर्सेज, सिर्फ इतना याद रखो, इतना कीवर्ड, ठीक है, बाकी तुम खुद ही बना लोगे वहां पे, सिर्फ इतना याद रखना है, रेज रिसोर्सेज, कंपनीज कम हियर टू रेज रिसोर्सेज। ओके, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम दोज हैविंग आइडल रिसोर्सेज जैसे इन्वेस्टर एंड अदर्स हु हैव अ नीड फॉर देम। देखो वही बात हो गई कि एक ऐसा ट्रांसफर होगा, जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास खाली पैसा पड़ा हुआ है, मुझे तो कहीं ना कहीं लगाना ही है ना, और जो मेरा जो कंपनी है उसके ओनर को पैसा चाहिए, तो मेरे पास पैसा खाली पड़ा हुआ है, उसको पैसे की जरूरत है, तो हम दोनों के बीच में जो डील कराएगा वो कराएगा सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल फॉर रीएलोकेशन ऑफ सेविंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक और चीज हो गई, एक तो ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, रेज रिसोर्सेज, और यहाँ पे रीएलोकेशन ऑफ सेविंग टू इन्वेस्टमेंट, है ना। अब देखो मैंने जो सेविंग करी हुई थी, जब हम लोगों ने चैप्टर 1 में इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, तो तुम्हें पता होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि हम जितना कमाते हैं, पार्टली वी स्पेंड पार्टली वी सेव, है ना। तो जितना हम सेव करते हैं, अगर वो हमारे घर पे सेव रहेगा तो उस पर हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, बट अगर हमें रिटर्न चाहिए तो उस सेविंग को हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। और ये जो सारे सेविंग्स होती हैं, सेविंग्स आर लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट बाय अ वैरायटी ऑफ इंटरमीडियरीज। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेविंग्स हमारे पास हैं, ये कैसे इन्वेस्टमेंट बनेगी, इसके लिए हमें चाहिए होता है एक इंटरमीडियरी बेसिकली हम लोग हिंदी में उसको बिचौलिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कौन इंटरमीडियरी होता है, कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं, तो हमें उसमें पता लगेगा, अभी थोड़ी देर वेट करो। तो एक इंटरमीडियरी मतलब एक ऐसा पर्सन जिसकी हेल्प से हम लोग अपनी सेविंग को इन्वेस्टमेंट में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से होता है थ्रू अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं, और वो सिक्योरिटीज का क्या क्या होती हैं, शेयर्स होता है, बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर होता है, स्क्रिप्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। अब आते हैं विच आर द सिक्योरिटीज वन कैन इन्वेस्ट। अब देखो, अब ऐसी कौन सी सिक्योरिटीज है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप नॉर्मली किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी शेयर इशू कर, जो गवर्नमेंट होती है वो भी शेयर इशू करती है, उसको हम लोग कहते हैं GSEC, शॉर्ट फॉर्म उसका होता है GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट भी मान लो बड़े बड़े कोई कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, कोई पुल बना रही है ना, कोई हाईवे बना रही है, तो उसको भी बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, लोग जो टैक्स दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो थोड़े से कम है। तो गवर्नमेंट के पास अगर पैसा कम होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से रिसोर्सेज को रेज करती है, बॉन्ड इशू करती है, सिक्योरिटीज इशू करती है। वो नॉर्मल जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो उनसे कहती है बेसिकली कि भाई देखो, हम तुम्हारे को एक प्रॉमिस करते हैं कि इतने साल बाद हम तुमको ये पैसा दे देंगे, इतने इंटरेस्ट पे दे देंगे मैच्योरिटी डेट पे, तो भाई काम करो, हमें अभी दे दो, क्योंकि भाई हमें ये अभी हाईवे बनाना है, समझ रहे हो। तो देश के हित में तो अच्छा ही है, तो जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करेंगे, उनको प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये भी होती है कि भाई रिलायबल है, गवर्नमेंट आपको ज़्यादा, ऐसा बहुत ही कम चांसेस है कि गवर्नमेंट फ्रॉड कर दे, गवर्नमेंट किसी को पैसा दे दे, ऐसा नहीं होता। डेरिवेटिव प्रोडक्ट, डेरिवेटिव के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड को भी हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कि क्या होता है। बेसिकली एक पूल ऑफ मनी है जहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, जिसके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा कहीं रिस्क वाला पैसा लगा सके, कि भाई रिस्क की जगह पे पैसा लगा दिया, तो छोटे मोटे यूनिट्स जो होते हैं वो भी खरीद सकते हैं। तो ये सब सिक्योरिटीज होती हैं जहाँ पे हम लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू रेगुलेटर। अब रेगुलेटर क्या होता है इसको देखेंगे। तो व्हाई डज सिक्योरिटीज मार्केट नीड रेगुलेटर। अब देखो, जैसे घर को समझ लो, घर में रेगुलेटर क्यों चाहिए होता है।
ताकि घर का जो मैनेजमेंट है वो ठीक से बना रहे, घर में कोई आतंक ना मचे, घर में ऐसा ना लगे देखे कि भाई इस घर में अभी थोड़ा जलजला आया हुआ था, भूकंप आ गया था इस घर में, तो घर की चीज़ें टूटी फूटी हैं, भाई बहन कपड़े फेंक रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, है ना, ये सब ना हो। तो तुम सोच रहे होगे कि दीदी इस घर से इसको क्यों रिलेट कर रहे हो, बट देखो जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो उन्हें मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होते हैं, है ना, कुछ ऐसे लोग जो थोड़े पावरफुल हो, जिनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग पावर्स हो, वो उसको मैनेज कर सके। कोई गलती करे तो उसको पनिशमेंट मिले, जिसकी गलती ना हो उसको हेल्प मिले, चीज़ें रेगुलेटेड फॉर्म में चलती रहें, ताकि जो घर का एकदम सिस्टम, घर का भी एक सिस्टम होता है जो चलना चाहिए। जैसे मम्मी कहती है, हमारी मम्मी कहती है कि मेरे घर में ये नहीं चलेगा, जब हम लोग भाई बहन सब लड़ते हैं, ठीक है, तो जो रेगुलेटर होता है वो भी कहता है कि भाई सिक्योरिटीज मार्केट मेरे अंडर चल रहा है, तो मैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाऊंगा कि इन्वेस्टर्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, किन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपनीज कैसी होंगी, कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ये तो सिक्योरिटीज मार्केट नहीं बताएगा लोगों को, बट वो कंपनीज कैसी होंगी, वो कंपनी किस तरीके से डील करेंगी, वो किस तरीके से मार्केट में सिक्योरिटीज लेकर आएंगी, वो कहीं इलीगल काम तो नहीं कर रहे, है ना। तो जितने भी मार्केट में लोग आ रहे हैं, कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई कंपनी आ रही है, तो उस सबको रेगुलेट करने का काम जो होता है वो भी सिक्योरिटीज मार्केट का ही होता है। तो उसमें क्या है, वो रेगुलेटर चाहिए होगा जो उसको रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पे देखो, द एब्सेंस ऑफ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट मेक्स द रोल ऑफ द रेगुलेटर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना। एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है कि अच्छा भाई सारे लोग जो इक्वल पेडेस्टल पे हैं, नहीं कोई कंपनी बड़ी है, कोई कंपनी छोटी है, कोई कंपनी नई है, कोई कंपनी पुरानी है, कोई इन्वेस्टर छोटा है, कोई इन्वेस्टर बड़ा है, कोई इन्वेस्टर रिस्क बेयर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, किसी के साथ फ्रॉड हो सकता है, कोई बहुत ही रिलायबली काम कर सकता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है मार्केट में। तो उसको मैनेज करने के लिए कि भाई कहीं किसी किस्म कुछ गलत ना हो जाए, बेसिकली रेगुलेटर यही इसीलिए होता है कि सबके साथ अच्छा हो, किसी किस्म कुछ गलत ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको एक रेगुलेटर जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। The regulator ensures that the market participant behave in a desired manner so that the securities market continues to be a major source of finance for corporate and government and interest of investors are protected। हम समझ गए। जैसे अभी मैंने तुम्हें बोला कि जो मम्मी पापा होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई घर की चीज़ें मैनेज रहें, घर में लड़ाई ना मचे, भाई बहन आपस में लड़ाई ना करें, और अगर जिसकी गलती है उसको पनिशमेंट मिल जाए, जिसकी गलती नहीं है उसको जस्टिस मिल जाए, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो सिक्योरिटीज मार्केट होता है वो यही कोशिश करता है कि जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी लोग मार्केट में आकर डील कर रहे हैं, वो एक ऐसे मैनर में बिहेव करें जिससे सिक्योरिटीज मार्केट अच्छे तरीके से चलता रहे। और मार्केट में आने का मकसद क्या है कंपनीज का, कि भाई उसको रिसोर्सेज रेज करने हैं, तो जो कंपनी है वो अच्छे से पैसे को रेज कर पाए, और जो इन्वेस्टर है वो क्यों आ रहा है, ताकि उसको प्रॉफिट हो, तो उसको प्रॉफिट होता रहे, उसके साथ फ्रॉड ना हो, उसको रिस्क ना हो ज़्यादा, इसकी पूरी कोशिश करेगा। आपको गारंटी नहीं करेगा पर कोशिश करेगा कि चीज़ें ठीक से चलती रहें, ठीक है। हु रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब मैंने इतनी बात कर ली कि भाई रेगुलेटर चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो रेगुलेट करते हैं मार्केट को। दिस कुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। और यहाँ पे देखो मैं तुमको एक बात बताऊंगी कि अगर तुम्हें एक दिक्कत आ रही है, अभी भी तुम्हें कोई नोट्स चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके तुम मेरे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। मैंने SA1 के और SA2 के सेपरेट नोट्स बना रखे हैं तुम लोगों के लिए, एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं। उसके कुछ पिक्चर्स तुम वेबसाइट पे जाओगे तो तुम्हें देखने को भी मिल जाएगी, तुम वहाँ से उसको देख भी सकते हो कि वो कैसे लग रहे हैं तुम्हें। मैंने कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया, तुम वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। और मैंने पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन बैंक बनाया तुम्हारे लिए, जिसमें आंसर्स भी हैं, क्वेश्चन भी हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी एक्सपेक्टेड है, जितने भी प्रीवियस ईयर है, वो सब कुछ आ गया उसमें। अगर तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो तुम अगर उस एक वन स्टॉप सोल्यूशन जो मैंने बनाया, अगर तुम उसको भी पढ़ लोगे तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अच्छा कैसे करूंगा, ये सब्जेक्ट मेरे को न्यू है, मेरे स्कूल में टीचर नहीं है, मेरे टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि दीदी टीचर तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाते ही नहीं है, वो तो सीरियस ही नहीं लेते, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्योंकि स्कोरिंग है, और ये दिस कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट राइट नाउ जो तुम पढ़ रहे हो, क्योंकि ये तुमको प्रेजेंट लेवल ऑफ स्किल्स में हेल्प करेगा। तो तुम इसको ऐसे इग्नोर मत करना कि अच्छा सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि अच्छा ये एग्जाम्पल सर्च करो, ये चीज़ें सर्च करो, तो तुम उसे करना, है ना, मेक इट प्रैक्टिकल फॉर यू, क्योंकि बहुत ही थियोरेटिकल है और स्कूल वाले भी बहुत चीज़ें नहीं कराते हैं बच्चों को। तो अब यहाँ पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि भाई कौन कौन से रेगुलेटर्स होते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे पास ये सेबी है, इसको तो तुम भूल मत जाना, ये जो तुमको थ्रू आउट योर ये पूरी जो बुक है उसमें तुम्हें कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक और चीज़ें दे रखी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों भी तुमको पता होने चाहिए। ये तुमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट आर द रेगुलेटर्स ऑफ मार्केट, है ना, हु रेगुलेट्स द मार्केट, कुछ भी आ सकता है। ये नेम 2 रेगुलेटर्स ऑफ मार्केट या सेबी का फुल फॉर्म आ सकता है।
सकता है, इनमें से किसी का भी फुल फॉर्म भी तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो तुम्हें बता रही हो ना, इसको तुम बस याद रख लो कि भाई इतना मुझे रिवाइज करके जाना है जब मेरा कोई यूटी हो, जब मेरा कोई एग्जाम हो, बस इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स DCA, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ये सबको पता होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, है ना। इसको तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंटली तुमको याद करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज सेबी एंड इट्स रोल। देखो मैंने तुमको बोला था कि सेबी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये मेन रेगुलेटर है ना। इट्स द मेन रेगुलेटर विच रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। तो इसके बारे में हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे अच्छी लाइन लिखी हुई है, The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is the regulatory authority in India established under Section 3 of SEBI Act 1992. अगर तुम लोगों को ये सेबी एक्ट याद रहता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी रहता तो इतना ही याद कर लो कि भाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंडिया की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, बस इतना याद कर लो। बाकी अगर तुम याद करोगे इस एक्ट का नाम तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत आसान सा है। सेबी एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, ये जो एक्ट है ये क्या बोलता है कि भाई सेबी की एस्टेब्लिशमेंट होगी, सेबी बनेगा, उसको कुछ स्टैट्यूटरी पावर्स मिलेंगी। अब यहाँ पे उसके पावर्स क्या क्या हैं, है ना, उसके रोल क्या क्या हैं, उसके पावर्स क्या क्या हैं। अब यहाँ पे देखो, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। मैंने तुमको ये बात पहले ही बोली कि जो भी इन्वेस्टर मार्केट में आ रहा है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का है कि अच्छा अगर वो चाहता है कि भाई उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट मिले, उसको कुछ प्रॉफिट हो, तो हम इस तरीके से चलें कि मार्केट ठीक से चले। सेबी का ही काम नहीं है कि वो मार्केट को चलाएगा, वो उसको रेगुलेट तो कर सकते हैं, पर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इसमें सेबी कुछ नहीं कर सकता। बट अगर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर इन्वेस्टर को कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होगा, ठीक है। प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में डेवलपमेंट होता रहे, न्यू टेक्नोलॉजीज हम उसमें ऐड ऑन करते रहें, बहुत सारी चीज़ें जो इन्वेस्टर्स के हित में हो, उनके इंटरेस्ट में हो, टू मेक इट मोर इंक्लूसिव और बेटर देन बिफोर, सेबी का काम होगा। सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना, उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शन में उसकी वर्किंग्स को चलाने का काम भी किसका है, सेबी का है। अब यहाँ पे देखो इसको और भी पावर्स मिली हुई हैं जिसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है। रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। अब हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इसकी बात भी हम लोगों ने आई थिंक चैप्टर 1 में करी है। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, पहला है हमारे पास जो है NSE, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा है हमारे पास BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने का काम, या फिर अगर कोई भी और सिक्योरिटीज मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, उस सबको रेगुलेट करने का काम भी किसका है, वो भी सेबी का ही है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर। अब देखो इतनी देर से मैंने पिछले वीडियो में भी तुमको बोला था कि इंटरमीडिएरी एक चीज़ होती है, एक पर्सन होता है, कुछ लोग होते हैं, एक ग्रुप होता है, एक कोई भी इंस्टीट्यूशन है बेसिकली एक तरीके का, जो इन्वेस्टर है वहाँ से कंपनी तक पहुँचने का, जो कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पर एक इन्वेस्टर होगा, यहाँ पर एक इंटरमीडिएरी होगा। तो ये जो इंटरमीडिएरी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकर या सब ब्रोकर। तो अब देखो, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या फिर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आपके बीच में दो पार्टीज के बीच में एक इंटरमीडिएरी है, अगर वो इंटरमीडिएरी फ्रॉड निकला तो तुम्हें पता है क्या होगा, दोनों पार्टीज को बहुत लॉस होगा, और जो इन्वेस्टर है खास करके जो पैसा लगा रहा है उसको तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है कि भाई इसको तो रेगुलेट करना ही है मार्केट सेबी को, क्योंकि अगर सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स को या सब ब्रोकर को रेगुलेट नहीं किया तो वो जो प्रॉपर फंक्शन को देख रहा है मार्केट के, वो नहीं कैरी कर पाएगा। प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भाई खुद को ही रेगुलेट कर रही है, उसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, उसको भी प्रमोट करना है कि अच्छा तुम भी अच्छे से चल पाओ, तुम भी मतलब अपने वर्किंग्स को देख पाओ। प्रोहिबिटिंग फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसकी मैं बात 3-4 बार बोल चुकी हूँ कि कोई भी फ्रॉड हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, जैसे एक प्रैक्टिस होती है इनसाइडर ट्रेडिंग करके, तो उसमें क्या होता है, आपको पहले से पता होता है कि अच्छा कल मान लो आप किसी कंपनी के कोई एम्प्लॉय हो, कोई वर्कर हो ना, आपको पता है कि अच्छा कल ये जो कंपनी है कुछ ऐसा धमाका करने वाली है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालेगी जिससे इस कंपनी के शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। तो तुम क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय हो, तुम्हारे पास से इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है और तुमने उसके बिहाफ पे क्या करा, बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए। दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो कि सेबी चाहता है कि भाई नहीं हो। इनसाइडर ट्रेडिंग भी जो है वो एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अब तुम्हें अगर इसके बारे में और सर्च करना होगा तो कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग, है ना। ये क्लास 12th में जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आती है टर्म
तुम देख लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा इसके बारे में जान के, ठीक है। जैसे मैंने अभी तुमको बोला कि अच्छा इसके बारे में सर्च करना, तो करना, ठीक है। इंस्टाग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो ना, यूट्यूब चलाते हो, टाइम बर्बाद करते हो, तो उसके अलावा तुम 2 मिनट अगर इसमें लगाओगे तो तुम्हें बेनिफिट होगा, तो लगा लेना। अब आ जाते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स पे। अब देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर कहीं देख रहे थे कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उसको मैनेज करती है, उसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेगुलेटर है वो किसको रेगुलेट करता है, वो मार्केट पार्टिसिपेंट को भी रेगुलेट करता है, और वो एक तरीके से देखता है कि भाई इनके संग सब कुछ ये भी सही से चले और इनके साथ भी सब कुछ सही से हो। अब हम लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट देखेंगे वो 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, दीज आर 3 आईज, ठीक है, 3 आईज। अब 3 आईज में हमारे पास देखो क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो इशूअर, जो कंपनी है जो सिक्योरिटीज को इशू कर रही है ना, जिसकी सिक्योरिटीज हैं उसको हम लोग बोलते हैं इशूअर। जो इन्वेस्टर है जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, जो इन्वेस्टर है जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई वो पैसा लगा रहा है अपना, तो वो उसके लिए भी एक आई हो गया। तीसरा है एक इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, एक बिचौलिया जो बीच में आएगा इशूअर और इन्वेस्टर के, इन्वेस्टर और इशूअर के बीच में आएगा और आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाएगा। समझ गए, जैसे शादियों के रिश्ते भी नहीं होते वैसे समझ सकते हो इंटरमीडियरी में। तो ये चीजें हो गई, हमारे पास 3 मार्केट पार्टिसिपेंट हो गए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो कि इज इट नेसेसरी टू ट्रांजैक्ट थ्रू एन इंटरमीडियरी, क्या ये जरूरी है कि भाई आपको एक इंटरमीडियरी के साथ ही डील करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप किसी रेगुलेटेड इंटरमीडियरी के साथ डील करोगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में तो सेबी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बट अगर आप किसी अननोन, किसी मतलब कोई पता ही नहीं है कि आपने किसके संग आपने डील कर लिया, जब सेबी उससे जानता ही नहीं है, वो सेबी के कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं, तो फिर सेबी ने उसको रेगुलेट ही नहीं कर रखा, सेबी के अंडर है ही नहीं वो, तो आपको जो जस्टिस है ना, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया वो आपको दिलाने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इस तरीके से।